हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं मूल अधिकारों के बचे हुए आर्टिकल्स के साथ उनकी शॉर्ट नोट्स। तो है आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 में कहते हैं कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। यह अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए, विदेशी और नागरिक दोनों के लिए है। अब पहला आता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता है। उसके बाद आता है मानने का अधिकार। अपने धार्मिक विश्वास आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा का अधिकार। उसके बाद आता है आचरण का अधिकार। धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह करने और अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता है। अब है प्रसार का अधिकार। अपने धर्म का प्रसार करने का अधिकार है, बस दूसरों के साथ ज़बरदस्ती मतलब धर्मांतरण नहीं करने का। अब इस पे कुछ अपवाद भी है जो कि राज्यों को संविधान के द्वारा आज्ञा दी गई है कि अगर कोई उल्टा सीधा हरकत करे धर्म के मामलों में तो प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। ये है सामाजिक कल्याण सुधार के लिए हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलना। अनुच्छेद 25 में 2 अनुबंध किए गए हैं जो कि है कृपाण रखना, धारण करना सिख धर्म का अंग होगा। हिंदू, जैन, बौद्ध इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है। उसकी बात है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ये है आर्टिकल 26। ये एक समुदाय के लिए है धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार। धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध करने का अधिकार। गाड़ी संपत्ति के अर्जन और ओनरशिप का अधिकार। ऐसी संपत्ति का विधि अनुसार प्रशासन का अधिकार। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि धार्मिक समुदाय 3 शर्तें पूरी करें। और वो शर्तें कौन कौन सी है? वो शर्तें हैं, वह व्यक्तियों का एक समूह हो जिसका एक ही धर्म में विश्वास हो, सामान्य संगठन हो और एक विशिष्ट नाम हो। ठीक है। जैसे कि रामकृष्ण मिशन, आनंद मार्ग धार्मिक समुदाय है, लेकिन अरविंदो सोसाइटी धार्मिक समुदाय नहीं है। अब आता है आर्टिकल 27। धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों की संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। राज्य कर को किसी विशेष धर्म में इस्तेमाल नहीं करेगा। कर नहीं ले सकता, शुल्क ले सकता है, जैसे कि तीर्थ कर शुल्क। उसके बाद आता है आर्टिकल 28। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। जो संस्थान राज्य द्वारा चलाया जा रहा है उसमें धार्मिक शिक्षा न दी जाए। उन संस्थाओं में लागू नहीं जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हो, धार्मिक शिक्षा दे रहे हों। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान और ऐसे जो राज्य द्वारा वित्त प्राप्त करें, स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। ठीक है। अब आता है संस्कृति और शिक्षा के अधिकार। यह है आर्टिकल नंबर 29। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। धार्मिक अल्पसंख्यक में भाषाई अल्पसंख्यक दोनों आते हैं, धार्मिक और भाषाई। आर्टिकल 29 कहता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी भाग को उनकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। इट मीन्स समूह की रक्षा। इसके अलावा किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाली संस्थान या उसमें सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता।
ये व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा है। उसके बाद अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए है। अपनी भाषा को सुरक्षित रखने के लिए आंदोलन कर सकते हैं। अब आता है आर्टिकल 13, शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार केवल अल्पसंख्यकों के लिए, धार्मिक और भाषाई दोनों। किसी को अल्पसंख्यक घोषित करने की 3 कंडीशंस है। देश के किसी भी हिस्से में जिन लोगों की संख्या कम है, हमारे देश के अंदर ही हो, वे चाहते हो कि उन्हें अल्पसंख्यक का स्टेटस या दर्जा दिया जाए। उनके अधिकार कौन कौन से होंगे? वो स्कूल बना सकते हैं, संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अगर संपत्ति ले ली जाती तो दूसरी संपत्ति गवर्नमेंट द्वारा दूसरी संपत्ति दी जाएगी। राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थाओं में विभेद नहीं करेगा। जब भी गवर्नमेंट कोई भी फाइनेंशियल हेल्प करती है तो अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों में धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा। अब है संसद निर्णय लेगी कि अल्पसंख्यक कौन है और कौन नहीं। अल्पसंख्यक अपनी भाषा में अपने बच्चों को अपनी शिक्षित कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों के 3 प्रकार के शिक्षा केंद्र होंगे। पहला है राज्य में आर्थिक सहायता और मान्यता प्राप्त केंद्र। दूसरा है ऐसे जो राज्य में मान्यता लेते हैं पर आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं करते हैं। ऐसे जो न तो मान्यता लेते हैं और ना ही सहायता। पहले 2 में राज्य का हाथ होगा, राज्य सब कुछ डिसाइड करेगा, जबकि तीसरे वाला खुद तय करेंगे कि उनके संस्थान में क्या क्या मैनेजमेंट या प्रबंधन हो। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। मूल अधिकारों का संरक्षण स्वयं में मूल अधिकार है। उच्चतम न्यायालय की ड्यूटी है कि वह फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करे। इसके 4 प्रावधान हैं। अगर अधिकारों का हनन हो तो हम उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा। रिट जारी कर सकता है। संसद रिट जारी करने की शक्ति अन्य न्यायालयों को दे सकता है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा। उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 में ये शक्ति प्राप्त है और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 में। उसके बाद आता है उच्चतम न्यायालय के जाने के अधिकार में सामान्य तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता। संविधान में लिखे अनुसार होगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के तहत इसे स्थगित कर सकता है। अब रिट के प्रकार और क्षेत्र, यह इंग्लिश लॉ से बोरो किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 द्वारा रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 द्वारा रिट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में रिट जारी करने के मामले में क्या क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। केवल मूल अधिकारों के संबंध में ही रिट जारी कर सकता है उच्चतम न्यायालय, जबकि उच्च न्यायालय किसी भी उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय को पावर सभी क्षेत्रों के लिए, मतलब पूरे भारत के लिए है, जबकि उच्च न्यायालय को केवल अपने क्षेत्र में ही है। जिस स्टेट का वो हाई कोर्ट है उसी एरिया में वो रिट जारी कर सकता है। फिर तीसरा है, यह किसी नागरिक को रक्षा के लिए मना नहीं कर सकता, जबकि उच्च न्यायालय मना कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का रक्षक गारंटी देने वाला कहा गया है। अब आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका शाब्दिक अर्थ है को प्रस्तुत किया जाए। ये रिट का एक प्रकार है, ठीक है। उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। अगर मामला अवैध है तो व्यक्ति को रिहा कर दिया जाए, ठीक है। सरकारी और निजी दोनों के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी हो सकता है। जब
ये तब जारी नहीं किया जाता जब अगर किसी को प्रॉपर कानून के तहत गिरफ्तार किया गया हो, या किसी ने विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना की हो, या फिर न्यायालय द्वारा हिरासत में मिली हो, या फिर हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र के बाहर हो, तब रिट जारी नहीं हो सकती बंदी प्रत्यक्षीकरण की। उसके बाद आता है परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं, जिसे कोर्ट द्वारा सरकारी अधिकारियों के लिए इश्यू किया जाता है ताकि उनके कार्य और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, ट्रिब्यूनल सरकार के खिलाफ इसे जारी किया जाता है। अब किसके खिलाफ इसे जारी नहीं किया जा सकता? निजी व्यक्तियों या इकाइयों के खिलाफ, गैर संवैधानिक विभाग के खिलाफ जिनका कर्तव्य जरूरी नहीं है, संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध इसे जारी नहीं किया जा सकता। अब आता है प्रतिषेध, जिसका मतलब है रोकना, प्रोहिबिशन। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थों को रोकने के लिए, मतलब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा या उनके अधिकरणों ने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायालय कार्यों को रोकने के लिए किया। मतलब जो अधीनस्थ न्यायालय है वो उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में आके कार्य ना करे, इसे रोकने के लिए। ये परमादेश की तरह नहीं है, किसी व्यक्ति के गलत काम करने के बाद लागू होती है। ठीक है, केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के लिए है। प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकाय और निजी व्यक्तियों के लिए ये उपलब्ध नहीं है। उसके बाद आता है उत्प्रेषण, सूचना देना, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित करना या सूचना देना। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को ये उत्प्रेषण के लिए रिट जारी किया जाता है। अगर किसी ने पूरा काम अपने क्षेत्र के बाहर जाकर कर दिया है तो उसे ठीक करना और देखा जाता है। पहले यह केवल न्यायिक, अर्ध न्यायिक और प्राधिकरणों के खिलाफ जारी होता था, परंतु 1991 के बाद ये प्रशासनिक प्राधिकरणों के लिए भी जारी किया जाता है। उसके बाद है, इसमें कौन शामिल नहीं है? विधिक निकाय, निजी व्यक्ति और इकाई। निजी इकाइयों के विरुद्ध इसे जारी नहीं किया जा सकता है। अब आता है अधिकार पर्चा, जिसका अर्थ है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में घपले से या घूस देकर काम करने लगता है, उसके खिलाफ इश्यू की जाती है। व्यक्ति के लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकृत ग्रहण से रोकता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति भी जा सकता है और इच्छुक व्यक्ति भी। इसे कहाँ इशू किया जाता है? सार्वजनिक कार्यालय जब उनका निर्माण संवैधानिक हो। इन्हें कहाँ इशू नहीं किया जाता? मंत्रिमंडल कार्यालय में और निजी कार्यालयों में। उसके बाद आता है सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार, मतलब आर्म फोर्स एंड मूल अधिकार। आर्टिकल 33 यह बताता है कि हमें अधिकार दिए गए हैं कि उनकी रक्षा में कुछ न कुछ हाथ बलों और कुछ हाथ सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस वालों का भी है। संसद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। मतलब आर्टिकल 33 संसद को यह अधिकार देती है, यहाँ से स्टार्ट है ये आर्टिकल 33, कि संसद को यह अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है ताकि ये लोग अनुशासन में रहकर कार्य करें, क्योंकि अगर इन्हें सभी अधिकार दिए जाएं तो ऐसे कार्य करेंगे जो इन्हें नहीं करने चाहिए। अगर ये खुद ही फंडामेंटल राइट्स यूज़ करेंगे तो कर्तव्य फॉलो नहीं कर सकेंगे। ये सीधी लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 33 की विधि का निर्माण केवल संसद कर सकती है, विधानमंडल नहीं। संसद के कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब इसके भी कुछ प्रतिबंध है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, श्रमिक संघों या राजनीतिक संगठन बनाने वाले संगठन बनाने का अधिकार, और प्रेस से मुखातिब होने का अधिकार, सार्वजनिक बैठकों या प्रदर्शन का अधिकार, ये सब नॉर्मल कंडीशन में प्रतिबंधित लगते हैं। जब मार्शल लॉ लगता है तो आर्टिकल 33 नहीं लगता, रिट्स भी नहीं लगती। अबे मार्शल लॉ होता क्या है? इसे ब्रिटेन से लिया गया है,
ठीक है, ये है आर्टिकल 34। जब मार्शल लॉ लगता है तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लग जाता है। संसद को इस बात की शक्ति है कि वह किसी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाली व्यवस्था को बरकरार रखे। मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में संसद दंड या अन्य आदेश को वैधता दे सकती है। ऐसा शासन जहां पर सेना द्वारा सामान्य कानून को अपने हाथ में ले लिया जाता है उसे मार्शल लॉ कहा जाता है। संविधान में रखा है तो है, पर इसका डिफाइन नहीं किया गया है संविधान में मार्शल लॉ को। ठीक है, मार्शल लॉ केवल के वक्त सेना के हाथ में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती है। मार्शल लॉ के वक्त बंदी प्रत्यक्षीकरण निलंबित नहीं होगी। ठीक है, अब आता है आर्टिकल नंबर 35। कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव। संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, जो कि संसद के पास है और मंत्रिमंडल के पास, संसद के पास है पर विधानमंडल के पास नहीं। कई बार 2 और 3 स्टेट्स मिलके केंद्र से कानून बनवा सकते हैं। संसद के पास निम्नलिखित मामलों में अधिकार होगा। आर्टिकल नंबर 16, जो कि किसी राज्य या केंद्र शासित या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण में किसी रोजगार या नियुक्ति हेतु निवास की व्यवस्था। ठीक है, आर्टिकल नंबर 16। अब आता है आर्टिकल नंबर 32, जो कि कहता है कि मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए ऋण जारी करने के लिए उच्चतम और उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालयों को सशक्त बनाया जाए। फिर आता है आर्टिकल 33, जो कि मार्शल लॉ, वो है सशस्त्र बलों पुलिस बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध। फिर आर्टिकल 34 है, वो कहता है कि किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान किसी कृत्य हेतु क्षतिपूर्ति देना। ये आर्टिकल 34 है। उसके बाद है संसद के पास मूल अधिकारों के तहत दंडित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल है। आर्टिकल 17, जो कि अस्पृश्यता, और आर्टिकल 23, जो कि है मानव के दुर्व्यापार या बलात्कार का प्रतिरोध। ठीक है, तो ये है मूल अधिकारों के बारे में जितना कि शॉर्ट नोट्स बन सकते थे। नेक्स्ट चैप्टर नीति निर्देशक तक, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।